बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 बायोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है बेटा बायोडाइवर्सिटी। बेटा बायोडाइवर्सिटी को फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं। बेटा बायो मीन लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डाइवर्सिटी डाइवर्स से निकला है। डाइवर्स डाइवर्स मीन वैरायटीज कि जानदारों की लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटीज को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करनी है हमने। बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज the living organisms in particular area बायोडाइवर्सिटी क्या है बेटा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक ख़ास इलाके में जो वैरायटीज़ हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो वैरायटीज़ हैं ख़ास एरिया में, वो उसकी क्या, उस इलाके क्या कहलाती है? बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। बेटा नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी, इस पूरी वर्ल्ड के अंदर बेटा 1 करोड़ स्पीशी पाई जाती है। 1 करोड़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इट मीन्स 10 मिलियंस ऐसे जिंदा जानदार हैं जो कि इस ज़मीन पर पाए जाते हैं। लेकिन जो बायोलॉजिस्ट जानते हैं बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 15 करोड़ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स हैं जिनको बायोलॉजिस्ट जानते हैं। मींस 1.5 मिलियन, ठीक है। और उसके बाद 0.5 मिलियन या फिर 5 करोड़ कहें, 5 करोड़ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको बायोलॉजिस्ट जानते हैं बेटा। 0.5 जो है ना, 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं बेटा। ये वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको बायोलॉजिस्ट जानते हैं। जिनके जिक्र है तो वो सिर्फ और सिर्फ 20 लाख लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनमें से 5 लाख पौधे हैं और 15 लाख एनिमल्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ जो स्पीशी हैं, अब इसकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, क्या ये पूरी अर्थ के ऊपर यकसा है? यकसा बिल्कुल नहीं है। नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वर्ल्ड। बेटा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो हर एक ज़मीन के हिस्से पर एक ही मिकदार में, एक ही तादाद में नहीं पाए जाते, बल्कि मुख्तलिफ नंबर्स के अंदर ये पाई जाती है बायोडाइवर्सिटी। बेटा आप देखें, आप अगर उधर चले जाएं, केपी के अंदर चले जाएं, या फिर आप शुमाली इलाके जो हमारे हैं मर्री वगैरह, नारायण कागान, तो वहाँ पर देखें आपको प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा तादाद में मिलते हैं। और उसके बाद रेगिस्तान में चले जाएं तो बहुत ही चंद एक स्पीशी आपको मिलती हैं प्लांट्स की। और इसी तरह एनिमल्स की भी मुख्तलिफ होती हैं। पूरी दुनिया के भी अंदर भी यही है। अगर हम ज़मीन के जोग्राफियाई हिस्से बने तो हर एक टुकड़े की जो बायोडाइवर्सिटी है वो नंबर्स के लिहाज से एक दूसरे से क्या है, वो तब्दील है। ठीक है, तो फिर कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा स्पीशी जो बेटा पाई जाती है वो ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर।
ट्रॉपिकल एरियाज जो होते हैं इनके अंदर स्पीशीज ज़्यादा होती है बेटा, और जो पोलर इलाके हैं, पोलर एरियाज, यहाँ पर चंद एक स्पीशी पाई जाती हैं जानदारों की। मीन के जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा तादाद में पाई जाती है, और पोलर इलाके में बहुत ही कम यानी चंद एक स्पीशी पाई जाती हैं। यहाँ पर हमने इसकी डेफिनेशन देखी, और उसके बाद बेटा ये आपके पास एमसीक्यूज आ गए। यहाँ से एमसीक्यूज बन सकते हैं, और यहाँ पर जो है ना ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, और एमसीक्यूज भी बन सकता है। तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इम्पोर्टेंस ऑफ बायो डाइवर्सिटी, कि इसकी क्या अहमियत है हमारे लिए, इंसानों के लिए, एनिमल्स के लिए। तो बेटा इसमें पहले नंबर पर आपकी बुक के अंदर है कि बायोडाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। इकोसिस्टम स्टेबल रहता है कैसे बेटा? देखिए प्लांट्स और एनिमल्स का और ह्यूमन का आपस में बहुत ही गहरा ताल्लुक है, क्योंकि प्लांट्स ही क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो एब्जॉर्ब करते हैं, और प्लांट से ही हम जो है ना खुराक लेते हैं, और प्लांट से ही हम जो है ना अद्वियात लेते हैं। तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इकोसिस्टम स्टेबल रहता है कि लिविंग इकोसिस्टम क्या रहता है, स्टेबल रहता है, बिल्कुल तवाजुन में रहता है। जैसा कि आपके सामने बेटा कार्बन साइकिल हो गया या नाइट्रोजन साइकिल के ज़रिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सर्कुलेट करते हैं, जिसकी वजह से जो है ना जो माहौल का जो सिस्टम होता है वो क्या रहता है, स्टेबल रहता है। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट इसकी इम्पोर्टेंस है बेटा वो है क्लाइमेट इन कंट्रोल। क्लाइमेट इन कंट्रोल बेटा देखिए बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा। अब क्लाइमेट क्या है, आबो हवा, यानी ये अगर प्लांट्स होंगे तो वो कौन सी गैस इस्तेमाल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जो इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियाँ जो है ना आजकल ज़्यादा तादाद में लगाई जा रही हैं, तो उनसे जो जहरीली गैसें निकलते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक जहरीली गैस है जिसकी एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा मिकदार बढ़ रही है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर पौधे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस वजह से प्लांट्स जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को भी कंट्रोल में लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करती है, जिससे जो है ना हमारी आबो हवा क्या रहती है, ठीक रहती है। अगर आप यहाँ पर देखें बेटा, अगर आप वहाँ पर मरीज जाते हैं, क्यों जाते हैं, ताकि आप जो है ना वहाँ पर क्लाइमेट, वहाँ पर जो आबो हवा है उसको एंजॉय करने के लिए। जहाँ पर प्लांट्स होते हैं वहाँ पर आबो हवा क्या होती है, बहुत ही ताज़ा हवा होती है, मौसम ठंडा होता है। तो जिसकी इस वजह से जो है ना बायोडाइवर्सिटी की जो तादाद है वो तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से कम हो रही है, लेकिन हमें चाहिए कि दरख्त लगाने चाहिए। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये प्लांट्स जो है ना बेटा नेचुरल रिसोर्सेज भी हमारे लिए। कैसे बेटा, देखिए हमें ये प्लांट्स जो है ना फूड देते हैं। आप वीट को ले लें, आप राइस को ले लें, तो फ्रूट्स को ले लें, तो जितने भी प्लांट्स हैं वो हमें क्या देते हैं, फूड देते हैं, और हमें मेडिसिन्स देते हैं। मेडिसिन्स के अलावा ये
हमारे लिए ये बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल, कोई चीज़ बिल्डिंग बनानी है तो वहाँ पर भी प्लांट्स इस्तेमाल होते हैं, फर्नीचर के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसके अलावा आप इसको बतौर ईंधन, बतौर फोसिल्स भी इस्तेमाल करते हैं, फोसिल्स ईंधन इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, नेचुरल रिसोर्स भी है। उसके बाद बेटा लास्ट में है इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट कि मुआशी लिहाज से ये कैसे फ़ायदेमंद है। बेटा देखिए एग्जांपल देखें, जब हम मरी नारायण कागान जाते हैं तो वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं तो उन लोगों का एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा उनको बेनिफिट होता है। कैसे बेनिफिट होता है, क्योंकि वहाँ ये जो हम इधर जनूबी पंजाब वाले लोग जाते हैं तो वहाँ पर वो ख़रीदो फरोख्त करते हैं, वहाँ पर रहते हैं। तो ये इस वजह से उनका क्या बना हुआ है, एक बिज़नेस बना हुआ है। उनका इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, ये बहुत ही उनको बेनिफिट हो रहा है। तो ये बायोडाइवर्सिटी क्या करती है, इकोनॉमिक पॉइंट से क्या करती है, एक तो सियाहत के लिए देखें एग्रीकल्चर ज़राअत जिसको हम कहते हैं, तो ज़राअत के अंदर भी बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर की वजह से ही मुआशियत, क्योंकि पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है वो क्या है, ज़राअत है। तो ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी फ़ायदेमंद है। और इसके बाद आप इससे मेडिसन भी लेते हैं बेटा, ये भी मेडिसन जब लेते हैं तो ये भी आपके पास इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, ये आपके पास बेनिफिट है। और उसके बाद आप जो है ना सियाहत वगैरह घूमने फिरने जाते तो ये इस तरह से भी क्या करती है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी बेटा, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ, डाइवर्सिटी मीन वैराइटीज़, द लिविंग ऑर्गेनिज्म, द वैराइटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द वैराइटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर एरिया दैट इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। और फिर हमने इसकी क्या देखें, एमसीक्यूज देखे, एमसीक्यूज के बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखी, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इसके हमने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो ना इम्पोर्टेंस देखी कि इकोसिस्टम स्टेबल होता है, क्लाइमेट कंट्रोल में रहती है, नेचुरल रिसोर्सेज के तौर पर भी ये बहुत ज़्यादा अहम है, और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनिफिट हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर ख़त्म होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।